अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार से संबंधित हैं और इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी को मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कहना चाहती हूँ कि बिना स्किप किए इस वीडियो के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं बताऊँगी उसे आप A to Z याद कर लें। अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे फ्रेंड्स तो आप सभी को ऑटोमेटिक इस वीडियो के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो मैं आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही अब ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत ही फेमस छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। और साथ ही ये जो आर्टिस्ट है जिनके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी व्यक्तित्व है जिन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोली मैं कि ये सबसे पहली व्यक्तित्व है, मीन्स सबसे पहली भी है और एकमात्र व्यक्तित्व है अभी तक छत्तीसगढ़ की जिन्हें तीनों सम्मान मिला है राष्ट्रीय स्तर का। कौन कौन सा? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अगर आप सभी करंट अफेयर्स देखते होंगे या फिर करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे तो आप सभी जान गए होंगे कि मैं आप सभी को किन के बारे में बताने वाली हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स जैसे कि आजकल ज़माना चल रहा है लेडीज़ फर्स्ट, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं अभी आप सभी को जो छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो एक महिला है। तो कौन है फ्रेंड्स वो? तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को सबसे पहले किन के बारे में बताने वाली हूँ? छत्तीसगढ़ की महान व्यक्तित्व श्रीमती तीजन बाई के बारे में बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, किन के बारे में? श्रीमती तीजन बाई जी के बारे में। ये जो श्रीमती तीजन बाई जी हैं इनका जन्म दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन से यह संबंधित है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार जो है कौन से जिले से बिलोंग करता है या फिर संबंधित है। इसलिए आप सभी याद रखिए कि पद्मश्री जो तीजन बाई जी हैं वो, इसलिए आप सभी याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारी जो महान व्यक्तित्व तीजन बाई जी हैं वो दुर्ग जिले से संबंधित है और दुर्ग जिले में भी कहाँ की है? पाटन की है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो पद्मश्री तीजन बाई जी है वो क्या करती है? वो एक पंडवानी गायिका है। कैसी गायिका है? पंडवानी गायिका है। और पंडवानी क्या है फ्रेंड्स? पंडवानी जो है रतनपुर के सबल सिंह चौहान, कौन? रतनपुर के सबल सिंह चौहान द्वारा रचित जो छत्तीसगढ़ी महाभारत है उसका ही गायन के शैली में एक प्रस्तुतिकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स जो सबल सिंह चौहान जी के द्वारा महाभारत छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है उसको ही गायन के रूप में प्रस्तुत करना ही पंडवानी कहलाता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पंडवानी क्या है। अगर आप सभी ने कभी देखा होगा पंडवानी, तो पंडवानी में 2 टाइप की शैली होती है। एक पंडवानी गाने वाला जो है बैठकर ही, मतलब जो आसन होता है उस पर ही बैठकर ही सुनाता है, जो भी व्याख्यान सुनाना है उसको, और साथ ही उसके कोई भी म्यूजिक बजते रहता है। और एक शैली होता है जिसमें तमूरा पकड़ के डांस करते हुए या फिर थोड़ा सा नृत्य करते हुए बताया जाता है जो भी व्याख्या करना है महाभारत के बारे में, मीन्स पंडवानी से संबंधित कोई भी व्याख्या करना हो तो इसमें 2 तरीके की शैली होती है। ठीक है, पहले शैली में क्या करते हैं जिसे वेदमती शैली कहते हैं। ठीक है, पहली शैली जिसको वेदमती शैली कहते हैं, इसमें बैठकर ही बताता है, जो बताने वाला है पंडवानी का व्याख्या करने वाला है वो बैठकर ही बताता है, कोई भी बात बोलना है उसको बैठकर ही बोलता है। ठीक है, और एक दूसरी शैली है जिसमें तमूरा पकड़ के, वैसे तमूरा इसमें भी पकड़े रहते हैं वेदमती में भी, लेकिन जो पंडवानी का दूसरा शैली है कपालिक शैली, उसमें तमूरा पकड़ के जो व्याख्या सुनाने वाला है, व्याख्यान करने वाला है पंडवानी का, वो थोड़ा सा नृत्य करते हुए इधर उधर डोल करके बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की जो पंडवानी है इसकी 2 शैली हैं। पहली शैली को वेदमती कहते हैं जिसमें बैठ करके ही व्याख्या करते हैं, और दूसरी शैली को क्या बोलते हैं? कपालिक कहते हैं। तो ये जो हमारी महान व्यक्तित्व तीजन बाई जी हैं वो कौन सी शैली की पंडवानी गायिका है? कपालिक शैली की है।
कौन सी शैली की है फ्रेंड्स? कपालिक शैली की है। अगर आप 2 से 3 बुक देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको कहीं पर वेदमती भी मिलेगा, लेकिन ये वेदमती की नहीं है, क्योंकि आप साक्षात इन्हें देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके, या फिर कभी भी इनका कार्यक्रम होता है तो आप जा करके देख सकते हैं कि ये तमूरा पकड़ कर नृत्य करते हुए बहुत ही इधर उधर हिल डोल के बताती है, जो भी व्याख्या करती है पंडवानी। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये कपालिक की है। तो ये कपालिक शैली के फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप चाहे तो अभी यूट्यूब सर्च करके देख सकते हैं कि ये कैसे सुनाती है। तो अगर कोई नृत्य करते हुए या फिर थोड़ा सा इधर उधर करके चलते हुए अगर पंडवानी का व्याख्यान करती है तो उसे कपालिक शैली कहते हैं, और अगर वो बैठ करके ही सुनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वेदमती। और ये बताना इसलिए आवश्यक था आप सभी को, क्योंकि अगर मैं आप सभी को डायरेक्टली बता देती कि ये कपालिक शैली की है तो आपको सिर्फ रटना हो जाता, लेकिन मेरा काम आप सभी को रटाना नहीं, बल्कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी लोक संस्कृति से थोड़ा सा परिचित कराना भी है। तो मैं आप सभी को इनके बारे में बताने के साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है फ्रेंड्स, जो भी मैं मटेरियल आपकी स्क्रीन पर शो करवा रही हूँ वो एक्चुअली में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं इनके बारे में बताऊंगी, तो आप सभी इसे नोट डाउन करते चले फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे जो भी बातें हैं उसको लिख पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं आप सभी को बताऊंगी। और इसके अलावा मैं इसलिए भी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अगर आप खुद सुनेंगे और खुद लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और बहुत टाइम तक याद रहेगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक याद रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को एक बार सुन लें, पढ़ ले और लिख ले तो वो हमें बहुत दिन तक याद रहता है। तो इसमें आपका बेनिफिट है और मैं चाहती हूँ कि आपका ही बेनिफिट हो, इसलिए आप सभी मैं जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी उसे नोट ज़रूर करते चलिए। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, इनके बारे में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये जो पंडवानी गायिका है तीजन बाई जी है ना, ये जो तीजन बाई जी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है हमारे लिए क्योंकि इन्हें पंडवानी गायिका का जो कपालिक शैली है इसके अंतर्गत इन्हें पंडवानी गायिका क्या कहा जाता है? पर्याय कहा जाता है। पर्याय मतलब आप सभी समझते होंगे, पर्याय मीन्स होता है समानार्थी। जैसा कि अगर मैं जल बोलूं या पानी बोलूं एक ही मतलब है, समझ जाएंगे। तो वैसे ही अगर आप तीजन बाई जी का नाम लेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये पंडवानी के बारे में बात करने वाले हैं। समझ में आया? इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पंडवानी गायकी का पर्याय कहा जाता है। ठीक है। और जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम में कि यही पूछा गया है कि ये कौन सी शैली की है, जो मैं बता चुकी हूँ। ये कपालिक शैली के अंतर्गत जो भी परफॉर्मेंस देती है उससे देती हैं। और फ्रेंड्स इन्हें मैं आप सभी को इस वीडियो मतलब इनके बारे में बताना स्टार्ट करने से पहले ही बता दी थी कि इन्हें 3 अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये एकमात्र व्यक्तित्व है छत्तीसगढ़ की जिन्हें मिला है। तो 1987 में पद्मश्री मिला है, 2003 में पद्म भूषण मिला है और 2019 में मिला है पद्म विभूषण। एक बार फिर से सुनिए, 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण एंड 2019 में क्या मिला है? पद्म विभूषण। सन भी याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि सन भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से इन्हें डी लिट की उपाधि दी गई है। डी लिट मीन्स डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और कहाँ है ये? बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। इनसे इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त है। और साथ ही जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो भी लोक कलाकार होते हैं उन्हें संरक्षण दिया जाता है, और ये संरक्षण किनके द्वारा दिया जाता है? भिलाई स्टील प्लांट हो गया, SECL हो गया, इनके द्वारा दिया जाता है। तो जैसा कि जो श्रीमती तीजन बाई जी है वो दुर्ग जिले के अंतर्गत है, तो इन्हें BSP के द्वारा काम में रखा गया है, मीन्स BSP में कार्यरत है अभी, इसके द्वारा संरक्षण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो भी लोक कलाकार होते हैं चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य हो या किसी भी राज्य के हो, उन्हें संरक्षण दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में SECL हो चाहे BSP हो, इनके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था फ्रेंड आप सभी के लिए श्रीमती तीजन बाई से संबंधित। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो पंडवानी गायिका है श्रीमती तीजन बाई जी, इन्होंने 1973 से कब से 1973 से अपनी पंडवानी गायन का शुरुआत किया फ्रेंड्स। और साथ ही ये कई बड़े देशों में, बाहर में मॉरिशस हो, फ्रांस हो, बांग्लादेश हो, स्विट्जरलैंड हो, यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। और इनके गुरुदेव कौन कौन हैं?
झाड़ूराम देवांगन और रावण जीवन। कौन है? झाड़ूराम देवांगन और रावण जीवन इनके गुरुदेव हैं। इन्हें आपको याद रखना है। और साथ ही इनके पति का नाम अगर गलती से पूछ दिया जाए, वैसे तो कहीं भी नहीं दिया रहता है, लेकिन मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इनके हस्बैंड का नाम है तुलसीराम देशमुख। क्या नाम है? तुलसीराम देशमुख। जिन्हें इनका नाम आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। क्या नाम है इनके पति का? तुलसीराम देशमुख। और ये हारमोनियम वादक है। क्या है? हारमोनियम वादक है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो श्रीमती तीजन जी के व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से परिचय मिल गया होगा। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स मैं आप सभी को अगले इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व की ओर ले चलने से पहले ये कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही फ्रेंड्स कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तभी हमें पता चलता है कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है और साथ ही हमें मोटिवेशन भी मिलता है आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स आप सभी जो हैं वो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बीच में आपको कोई भी वीडियो मिस हो जाएगा और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे कंटेंट और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप सभी मिस कर जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं 2 से 3 बुक पढ़कर आप सभी के लिए जो भी वीडियो बनाती हूँ वो 2 से 3 बुक पढ़ के बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए ज़रूरी है कि आप डेली मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो पूरा देखें और उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। आगे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता। किनके बारे में बताने वाली हूँ? छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता और इनका नाम क्या है? हबीब तनवीर जी। क्या नाम है? श्री हबीब तनवीर जी। फ्रेंड्स आप सभी एक बात हमेशा याद रखिए, पहला हो और लास्ट हो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां भी पहला आ जाए और लास्ट आ जाए उसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये जो हबीब तनवीर जी हैं इनका संबंध किससे रहा है फ्रेंड्स? ये जो हबीब तनवीर जी है इनका संबंध छत्तीसगढ़ी रंगमंच के अंतर्गत जो नाट्य संस्था थी चंदेनी गोंदा। ठीक है, क्या? छत्तीसगढ़ी रंगमंच के अंतर्गत एक नाट्य संस्था थी चंदेनी गोंदा, किनके द्वारा बनाया गया था? रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा। ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि हबीब तनवीर जी का संबंध किससे था? छत्तीसगढ़ी रंगमंच के अंतर्गत नाट्य संस्था, कौन सी संस्था? चंदेनी गोंदा, इससे इनका संबंध रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने 2 महत्वपूर्ण थिएटर का रचना किया है। क्या क्या नाम है उसका? 1954 में हिंदुस्तान थिएटर और 1959 में नया थिएटर। ठीक है, 1954 में हिंदुस्तान थिएटर और 1959 में नया थिएटर। और ये कहाँ किया इन्होंने? दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है। और इसी थिएटर के अंतर्गत, कौन से थिएटर के अंतर्गत फ्रेंड्स? जो नया थिएटर है इसी के अंतर्गत जो हबीब तनवीर जी हैं इन्होंने चरणदास चोर, ये नाम जो भी बता रही हूँ उसको पूरा याद रखिए। चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा का बाजार, चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा का बाजार, ये 3 तो बहुत ही फेमस है इनका। इसके अलावा भी मैं कुछ और नाम बता रही हूँ जिसे आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन मीन्स आप सभी लिख कर रख लीजिए। क्या क्या नाम? गांव के नाव ससुराल। क्या? गांव के नाव ससुराल, मोर नाव दमाद, ये इनका ही नाटक है। ठीक है, गांव के नाव ससुराल, मोर नाव दमाद। बहादुर कलारी, दूसरा क्या है? बहादुर कलारी मीन्स जो अलग बता रही हूँ वो। गांव के नाव ससुराल, मोर नाव दमाद और बहादुर कलारी, ये इनका ही नाटक है और इसका मंचन इन्होंने नया थिएटर के अंतर्गत नई दिल्ली में किया है। और इन सभी रचनाओं के माध्यम से ये जो हबीब तनवीर जी हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कला को लोकप्रिय बनाने में बहुत ही सहायता की है। तो इनका योगदान अविस्मरणीय और अभूतपूर्व है छत्तीसगढ़ी लोक कला के क्षेत्र में। तो इनकी जो दोनों बातें हैं, कौन कौन सी? हिंदुस्तान थिएटर रचना और साथ ही नया थिएटर, इसे भी याद रखिए। और इसके अलावा मैं जितना भी जो भी नाटक बताई हूँ इनका, इसको भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो एक्स्ट्रा कुछ और बातें बता रही हूँ मैं आप सभी को, हमारे जो हबीब तनवीर जी है वो कुछ समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं? राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और साथ ही जैसा कि श्रीमती जीजन बाई जी को
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त हुई है। वैसे ही जो हबीब तनवीर जी है, इन्हें खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि दी गई है, मीन्स डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है। इन्हें 1983 में पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है 2002 में। 1983 में पद्मश्री और 2002 में क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। ठीक है फ्रेंड। और साथ ही संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है इन्हें 1969 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1969 में। और ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से इन्हें डी.लिट की उपाधि मिली है। आपको ये बातें याद रखनी है। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके लिए फ्रेंड्स। अब मैं आप सभी को एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बताने वाली हूँ जिनके बिना छत्तीसगढ़ी रंगमंच या छत्तीसगढ़ी नाट्य के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मीन्स अगर कभी भी छत्तीसगढ़ी नाट्य संस्था या छत्तीसगढ़ी रंगमंच की बात की जाती है तो सबसे पहले इनका ही नाम आता है। और वो नाम क्या है? दाऊ रामचंद्र देशमुख। क्या नाम है? दाऊ रामचंद्र देशमुख। ये इतने इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे लिए जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कला को देश विदेश में फैलाने में बहुत ही मदद की। मीन्स इनके माध्यम से ही जितने भी कलाकार हुए हैं अभी तक, उनमें से जो पहले के कलाकार थे वो उनको गांव से ढूंढकर इन्होंने ही एक मंच प्रदान किया जिससे छत्तीसगढ़ी लोक कला जो है आगे बढ़ी। तो ये जो रामचंद्र देशमुख जी है वो जो है वो दुर्ग जिले के अंतर्गत बघेरा ग्राम से संबंधित है। कहाँ से है? दुर्ग जिले के अंतर्गत बघेरा ग्राम से संबंधित है। और साथ ही ये जो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो लोक व्यवस्था, क्या बोलना चाहिए, लोक जो संरचना है या फिर लोक व्यवस्था जो है या लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, लोक से संबंधित जो भी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश की। अक्षुण्ण मीन्स क्या? जैसे कि अभी आप सभी अगर देखेंगे जो भी गाने बनते हैं छत्तीसगढ़ी में या कुछ भी, वो थोड़ा सा बॉलीवुड से इंस्पायर हो गया है। वो थोड़ा सा बॉलीवुड से क्या है, प्रभावित हो चुका है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर फिल्मों का प्रभाव पड़ने पड़ा है, वो भी अदर फिल्म्स का प्रभाव पड़ने पड़ा है, चाहे म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो हमारे दाऊ रामचंद्र देशमुख जी थे, उनका सपना था कि जो छत्तीसगढ़ का यहाँ की जो माटी है उसकी ही खुशबू होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के, चाहे लोकगीत हो, चाहे नाचा हो, चाहे कुछ भी हो। और ये जो हमारे रामचंद्र देशमुख जी थे, इन्हें बचपन से ही छत्तीसगढ़ी नाचा देखने का शौक था। और कुछ समय बाद इन्होंने खुद से ही एक मंडली का निर्माण कराया जिसका नाम है देहाती कला मंच। ठीक है, 1951 में रामचंद्र देशमुख जी ने एक नाचा मंडली या फिर नाचा मंच का गठन किया जिसका नाम है देहाती कला मंच। क्या नाम है? देहाती कला मंच। और इसके अंतर्गत इन्होंने काली माटी, बंगाल का अकाल, सरागौ नरक, साथ ही मेरी मिस का डांस, ऐसे दमदार और प्रभावशाली जो नाटक है उसका प्रदर्शन किया। किसके माध्यम से? देहाती कला मंच के अंतर्गत। एक बार फिर से बोल रही हूँ, काली माटी, बंगाल का आकार, सरागौ नौरख, मिस मेरी का डांस, ये सभी जो है देहाती कला मंच के अंतर्गत रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1971 में चंदेनी गोंदा नाट्य पार्टी का निर्माण किया। क्या किया? 1971 में चंदेनी गोंदा नाट्य पार्टी का निर्माण किया और इसके माध्यम से सांस्कृतिक जागरण का कार्य किया। इन्होंने बहुत ही नए कलाकारों को ढूंढा। कौन कौन से कलाकार? जैसे भी बिशंबर पट यादव है, क्या बिशंबर यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया को आप जानते ही होंगे। ये जो लक्ष्मण मस्तूरिया है ये वही लक्ष्मण मस्तूरिया है जिन्होंने क्या लिखा है? मोर संग चलाओ रे। ठीक है, जो मोर संग चलाओ रे गीत है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है और गाया भी गया है। ये संगीत का मीन्स ये गीतकार भी है और गायक भी है और इनका संबंध भी चंदेनी गोंदा से रहा है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण मस्तूरिया का संबंध किससे रहा है, तो चंदेनी गोंदा से रहा है। और किसके द्वारा निर्मित किया गया है चंदेनी गोंदा? रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा 1971 में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद ये जो हमारे दाऊ जी है, इन्होंने चंदेनी गोंदा के बाद पद्म पुन्नालाल बख्शी जी की एक रचनाकारी जो कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और समाज की कुरीतियों पर आधारित है, उसका मंचन किया जिसने पूरे अंचल में धूम मचा दी थी। ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ा था जिसके कारण ही इनका और भी ज़्यादा मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा और ये छत्तीसगढ़ में और भी फेमस हो गए। ठीक है, किसका मंचन किया है? कारी का। और हास्य व्यंग के अंतर्गत इन्होंने मोर पड़वा गवागे
किनकी रचना है? सुरेंद्र दुबे जी की एक रचना है, मोर पड़वा गंवा गए। इसका हास्य व्यंग्य के अंतर्गत मंचन किया है। तो दोनों याद रखिए, पद्म पुन्नालाल बख्शी जी का कारी और साथ ही सुरेंद्र दुबे जी का मोर पड़वा गंवा गए। इन दोनों का यूज किया है, किन्होंने किया है? रामचंद्र देशमुख जी ने। ठीक है। अब फ्रेंड्स, आगे अगर आप सभी और कुछ जानना चाहें इनके बारे में, तो आप सभी को एक बात और जानना चाहिए कि हमारे जो रामचंद्र देशमुख जी हैं, उन्होंने केदार यादव, कौन यादव? केदार यादव। अगर आप जानते होंगे केदार यादव, तो इनकी एक बहुत ही फेमस गीत है, यह गाना है छत्तीसगढ़ी, कातय मोला मोहनी डाल दिए गेंदा फूल। ठीक है, क्या है? कातय मोला मोहनी डाल दिए गेंदा फूल। इन सभी को ढूंढकर एक मंच प्रदान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कि इनकी? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी की। तो आप सभी इन्हें जरूर याद रखिए और इनका योगदान अविस्मरणीय है, अतुलनीय है, अभूतपूर्व है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो लोक कला है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, इन्होंने फिल्मी प्रभाव से क्षुब्ध थे। ठीक है, मीन्स जो भी लोक संस्कृति पर इफेक्ट हो रहा था फिल्म का, उससे बहुत ही परेशान थे और चाहते थे कि जो हमारी मिट्टी है, हमारी जो लोक कला है, उसमें हमारे ही मिट्टी की खुशबू रहे। तो ये रहा फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके लिए अच्छी बात, मतलब इनसे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे एग्जाम में आने वाले फैक्ट्स। अब आगे चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट पर्सन की ओर, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे आप सभी को ना मेरे इस वीडियो को अब लाइक कर ही देना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को लोक कलाकार के बारे में तो बता ही रही हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ जिन्हें भी आप सभी को नोट करना चाहिए, क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लाइक का बटन दबाते चलिए, क्योंकि देखिए देखने में टाइम लग रहा है लेकिन बटन को दबाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मिली सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप सभी लाइक का बटन दबा दीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व की ओर। तो अगले इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है आप सभी के लिए दाऊ महासिंह चंद्राकर। क्या? दाऊ महासिंह चंद्राकर। जैसे दाऊ रामचंद्र देशमुख जी लोक कला के उद्धारक कहे जाते हैं, वैसे ही महासिंह चंद्राकर जी है वो लोक कला के पुजारी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लोक कला के पुजारी कहे जाते हैं। कौन? महासिंह चंद्राकर जी। हमारे जो महासिंह चंद्राकर जी है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आमदी गांव। कौन सा गांव? आमदी गांव। और ये आमदी गांव कहाँ का है फ्रेंड्स? ये जो आमदी गांव है ये भी दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। अब देखिए इनका योगदान क्या है। इनका योगदान भी बहुत ही अच्छा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। इन्होंने जो छत्तीसगढ़ ही लोक कला है या फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी काम किया है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी के ठेठ रूप को मंच में प्रस्तुत किया। ठेठ रूप मीन्स छत्तीसगढ़ी जो एकदम छत्तीसगढ़ी जो बोला जाता है उसी को ही प्रस्तुत किया है। मीन्स इन्होंने भी छत्तीसगढ़ी जो लोक संस्कृति है इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश की है, अपनी ओर से बहुत ही अच्छी कोशिश की है इन्होंने। साथ ही इन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से प्रस्तुति दिया है। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट दो बातें हैं, सोनहा बिहान और लोरिक चंदा। ठीक है, सोनहा बिहान की प्रस्तुति भी इन्होंने ही दी है और लोरिक चंदा की प्रस्तुति भी इन्होंने दी है। और सोनहा बिहान क्या है? सोनहा बिहान जो है वो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। कौन? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के हिंदी उपन्यास सुबह की तलाश का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक है, सोनहा बिहान क्या है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का एक हिंदी उपन्यास है। क्या उपन्यास है? हिंदी उपन्यास है जिसका नाम क्या है? सुबह की तलाश। क्या नाम है उसका? सुबह की तलाश। इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है सोनहा बिहान। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने की है। उसके बाद इन्होंने लोरिक चंदा को खड़े साज शैली में प्रस्तुत किया है। ठीक है, लोरिक चंदा को खड़े साज शैली में प्रस्तुत करने के कारण ये बहुत ही फेमस हुआ है। ये जो लोरिक और चंदा जी का लोक गाथा है ये इसे खड़े साज में प्रस्तुत करके बहुत ही फेमस किन्होंने किया है? महासिंह चंद्राकर जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनसे रिलेटेड दो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोनहा बिहान और साथ ही लोरिक चंदा। और लोरिक चंदा को क्या किया इन्होंने? खड़े साज में प्रस्तुत किया, खड़े साज शैली में प्रस्तुत किया। इसलिए आप सभी को ये दोनों जरूर याद रखना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इनके इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैं आप सभी को बताई। वैसे तो चाहे तो आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड है, मीन्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैं आप सभी को बता रही हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैं जिन लोग के बारे में बताई उनके बारे में भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताई हूँ, तो सारे फैक्ट जरूर याद रखें। अब चलते हैं अगले
अगले इम्पोर्टेंट पर्सन की ओर। तो अगले इम्पोर्टेंट पर्सन है आप सभी के लिए नाचा के भीष्म पितामह। ठीक है, क्या नाचा के भीष्म पितामह। और ये किन्हें कहा जाता है नाचा के भीष्म पितामह? दुलार सिंह मंद्रा जी को। ठीक है, वैसे ये जो दुलार सिंह जो है ना, इनका नाम एक्चुअली में दुलार सिंह है ना, और जो मंद्रा जी है ना, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इनका रियल नाम वही है दुलार सिंह जी, लेकिन ये जो मंद्रा जी बोला जाता है ये उनकी उपाधि है। और ये भी जो है वो रवेली ग्राम से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? रवेली ग्राम से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी को शायद पता भी होगा, और नहीं भी होगा तो मैं आज आप सभी को बता देती हूँ कि रवेली नाचा पार्टी, क्या रवेली नाचा पार्टी का संबंध किनसे है? दुलार सिंह मंद्रा जी से। इसी के साथ, किसके साथ? रवेली नाचा पार्टी के साथ ही एक और पार्टी का गठन इन्होंने किया है जिसका नाम है खेली। ठीक है, दुलार सिंह मंद्रा जी का दो इम्पोर्टेंट नाचा पार्टी है, एक है रवेली नाचा पार्टी, ठीक है, और दूसरा है इनका खेली। ठीक है, खेली नामक जो नाचा पार्टी है ये भी इनका ही है, और साथ ही रवेली नाचा पार्टी भी इनका ही है। और इन्हें नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, ये तो शायद आप सभी जानते ही होंगे। अब फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो दुलार सिंह मंद्रा जी है, इनके प्रेरणा से छत्तीसगढ़ को बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट मिले हैं, जैसे फिदाबाई मरकान है, फागू दास है, जयंती बुलवा है। ये इनके नाचा से ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, और ये जो फिदाबाई मरकान है, ये वही फिदाबाई मरकान है जिन्होंने हबीब तनवीर जी के जितने भी नाटक है, चरणदास चोर, आगरा का बाजार, माटी की गाड़ी, इन सभी में इन्होंने मुख्य पात्र का किरदार निभाया है। ठीक है, तो आप सभी ये जरूर याद रखिए कि इन सभी को किन्होंने मंच पर लाया है? दुलार सिंह मंद्रा जी ने। इसी प्रकार कुछ और नाटक नाचा पार्टियां हैं जिनका नाम भी मैं आप सभी को बता देती हूँ, इसे आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। रिंगनी नाचा पार्टी। कौन सी पार्टी? रिंगनी नाचा पार्टी। ये जो रिंगनी नाचा पार्टी है, इनके जो क्रिएटर है वो कौन है? ठाकुर राम जी। क्या नाम है इनका? ठाकुर राम जी। इस वैसा ही वर्तमान में अभी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाचा पार्टी है मटेवा नाचा पार्टी, जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? ये दुर्ग जिले से संबंधित है। ठीक है, और रिंगनी नाचा पार्टी ठाकुर राम जी द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार और भी कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जिनका नाम है, जैसे रायखेड़ा नाचा पार्टी, फुटकर नाचा पार्टी, तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, रायखेड़ा फुटकर, क्या? रायखेड़ा और फुटकर नाचा पार्टी। और ये जो मटेवा नाचा पार्टी है, इसके दो महत्वपूर्ण पर्सन है, नाइक दास और झुमुक दास। क्या? नाइक दास और झुमुक दास बघेल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नाइक दास और झुमुक दास बघेल किसके अंतर्गत? मटेवा नाचा पार्टी के अंतर्गत। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों है। अगला इंपॉर्टेंट पर्सन है आप सभी के लिए सूरजबाई खांडे। क्या? सूरजबाई खांडे, ये बिलासपुर जिले से संबंधित है और इनका निधन हो चुका है। ठीक है, कुछ वर्ष पहले ही इनका निधन हुआ है सूरजबाई खांडे जी का। और ये जो सूरजबाई खांडे है वो छत्तीसगढ़ की जो भरतरी है, ठीक है, भरतरी लोक गाथा है, और इसके साथ ही ढोलवा मारू जो गीत है इसकी प्रमुख गायिका है। और ये सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सूरजबाई खांडे जी से रिलेटेड भरथरी गायिका भी है ये, और ढोला मारू। ठीक है फ्रेंड्स, यही दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, सूरजबाई खांडे से रिलेटेड। इसी के साथ फ्रेंड्स ये जो सूरजबाई खांडे जी हैं वो चंदेनी गोंदा के अंतर्गत चंदेनी गायन भी करती है। तो आप सभी सूरजबाई खांडे जी से रिलेटेड ये तीनों फैक्ट्स याद रखें फ्रेंड्स, कि ये जो सूरजबाई खांडे जी हैं वो भरथरी और ढोला मारू के साथ साथ चंदेनी गायन भी करती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगले इम्पोर्टेंट पर्सन है आप सभी के लिए फिदाबाई मरकाम, जिनके बारे में आप सभी को मैं बता रही थी। ये जो फिदाबाई मरकाम है ये राजनांदगांव जिले से संबंधित है, और साथ ही ये छत्तीसगढ़ी लोक कथा की जब शुरुआत हुई इसी की प्रथम पंक्ति की कलाकार है। ठीक है, प्रथम पंक्ति की कलाकार मीन्स बोले तो छत्तीसगढ़ की जो स्टार्टिंग की कलाकार है उसमें ये पहली कलाकार में शामिल है। ठीक है, पहले जो कलाकार थे उनमें ये शामिल है। और इन्होंने दाऊ मंदा जी के रवेली जो नाचा पार्टी है उसके अंतर्गत रवेली साथ से नाचा आरंभ किया। फिर बाद में इन्होंने नया थिएटर जिसके क्रिएटर कौन थे आपके? इसके क्रिएटर थे हबीब तनवीर जी। इन्हीं के अंतर्गत चरणदास चोर, आगरा का बाजार, जितने भी इम्पोर्टेंट नाटक का मंचन इन्होंने किया है हबीब तनवीर, उनमें सभी में इन्होंने मुख्य पात्र का किरदार निभाया है। और इन्हें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तुलसी सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तुलसी सम्मान दिया गया है। साथ ही इन्होंने सईद जाफरी के एक इंग्लिश टीवी सीरियल में भी काम किया है। किनके? सईद जाफरी के एक इंग्लिश सीरियल में भी इन्होंने कार्य किया है।
तो आप सभी को ये याद रखना है। और इन्होंने विदेशों में भी बहुत ही परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले पर्सन की ओर। तो अब आप सभी के लिए अगले इंपॉर्टेंट पर्सन है देवदास बंजारे जी। ये जो देवदास बंजारे जी है, इनका संबंध धमतरी जिले से है और ये एक पंथी नर्तक है। कैसे नर्तक है? पंथी नर्तक है, मीन्स पंथी को देश विदेश में प्रचार प्रसार करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है और इन्हें लोक कला के क्षेत्र में सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो देवदास बंजारे जी हैं, इनके कारण ही जो पंथी है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, इन्होंने लंदन, पेरिस, जर्मनी, बर्लिन जैसे जो बड़े बड़े देश हैं यहाँ पर पंथी का प्रदर्शन किया, मीन्स जो पंथी नृत्य है उसका प्रदर्शन किया है। और सबसे पहली बार उन्होंने 1971 में दिल्ली में कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1971 में किया था। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए देवदास बंजारे जी पंथी नृत्य से संबंधित हैं। अब चलते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट पर्सन की ओर। अगले इंपॉर्टेंट पर्सन आप सभी के लिए पंडवानी के भीष्म पितामह का है या पंडवानी के गुरु का है, और वो कौन है? झाड़ूराम देवांगन जी। ये जो झाड़ूराम देवांगन जी थे, इन्हें बहुत ही इंटरेस्ट था नाचा देखने में या फिर बोलना चाहिए कोई भी नाटक में पार्टिसिपेट करने में, और इन्हें महाभारत भी बहुत पसंद था। तो इन्होंने बचपन में ही 9 साल की उम्र में ही, ठीक है, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद छत्तीसगढ़ी महाभारत को खुद से पढ़ा, मनन किया और अपने आप से ही पंडवानी गायन स्टार्ट कर दिया 12 साल की उम्र में। ठीक है, 12 साल की उम्र में। और ये जो झाड़ूराम देवांगन जी है, यही झाड़ूराम देवांगन जी वेदमती शैली के क्रिएटर है। ठीक है, इन्होंने खुद से छत्तीसगढ़ी महाभारत का पढ़कर मनन चिंतन किया और छत्तीसगढ़ी महाभारत किनके द्वारा लिखा गया है? सरबत सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने 12 साल की उम्र में ही पंडवानी गायन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट शिष्य में कौन कौन है? पूनाराम निषाद है, चेतन राम है और साथ ही प्रभा यादव। और झाड़ूराम देवांगन की शिष्या रही है, कौन रही है झाड़ूराम देवांगन की शिष्या? हमारी जो तीजन बाई जी है वो भी झाड़ूराम देवांगन की शिष्या रही है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए झाड़ूराम देवांगन जी ही क्या है, जो पंडवानी है इसके उत्पत्ति करने वाले कौन है? झाड़ूराम देवांगन जी है। ठीक है, और ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुतिकरण दिया है। ठीक है, किनके सामने? श्रीमती इंदिरा गांधी जब उस समय पीएम थी तो उनके सामने प्रस्तुतिकरण देने वाले ये पहले कलाकार हैं। और इसके बाद उन्होंने भोपाल के रविंद्र भवन में भी प्रस्तुतिकरण दिया है। और इनके जो पुत्र हुए कुंज बिहारी, ये इनके साथ बेंजो बजाया करते थे। ठीक है, इनके पुत्र हुए कुंज बिहारी, ये इनके साथ बेंजो बजाया करते थे। और इनके शिष्य कौन कौन से? पूनाराम निषाद है, चेतन राम है, प्रभा यादव। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शिष्य हैं इनके, पूनाराम निषाद, चेतन राम और प्रभा यादव। तो आप सभी इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिए। अब आगे देखते हैं, आगे आप सभी के लिए सुलक्षणा पंडित। ये जो सुलक्षणा पंडित हैं वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से संबंधित हैं। अगर आप सभी जानते होंगे तो ललित और जतिन नाम के बॉलीवुड में 2 म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इन्हीं ललित पंडित जो है इनकी बहन है, कौन? हमारी जो सुलक्षणा पंडित जी हैं वो। और जो सुलक्षणा पंडित जी हैं ये प्लेबैक सिंगर भी रही है और साथ ही हिंदी सिनेमा में कुछ पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने हीरोइन का भी काम किया है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सुलक्षणा पंडित जो है कौन से जिले से बिलोंग करती है? तो सुलक्षणा पंडित जो है वो रायगढ़ जिले से बिलोंग करती है और इन्हें 1994 में कलाभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, 1994 में कलाभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ये जो है एक एक्ट्रेस तो थी ही, इसके साथ ही ये सिंगर भी थी। ठीक है, सिंगर भी थी। तो आप सभी याद रखिए ये कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है और ये रायगढ़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? रायगढ़ से संबंधित है। अब आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट पर्सन मैं बताने जा रही हूँ जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है राजा चक्रधर। कौन है? राजा चक्रधर सिंह है और इनका जन्म हुआ था रायगढ़ रियासत में 1905 में। ये एक राजा के यहाँ जन्म लिए थे और इन्हें तबला वादन करने में और जो कथक नृत्य है वो करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, और एक इनके शिष्य रहे, ये नर्तक कार्तिक राम जी के शिष्य रहे हैं जो कि कथक नृत्य करते हैं। ठीक है, कार्तिक राम जी के बारे में पूछा जा चुका है कि ये कौन से नृत्य करते हैं, तो ये कथक नृत्य करते हैं। और इनके शिष्य रहे हैं राजा चक्रधर सिंह, जिन्हें संगीत सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत सम्राट कहा जाता है। और ये जो राजा चक्रधर सिंह हैं इन्होंने रायगढ़ में बादल महल का निर्माण करवाया है। क्या करवाया? रायगढ़ में बादल महल का निर्माण करवाया और साथ ही कथक नृत्य के अंतर्गत रायगढ़ घराने की स्थापना की है।
तो पूछा जाता है कि जो राजा चक्रधर जी है वो कौन से घराने से संबंधित है। तो ये चूंकि रायगढ़ रियासत से है तो रायगढ़ घराने से है, ये तो इजीली याद हो जाएगा। और साथ ही ये भी पूछा जाता है कि कार्तिक राम किस घराने से संबंधित है। तो ये जो कार्तिक राम जी है वो भी रायगढ़ घराने से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिए। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, जैसे ताल तोय निधि, जो कि 32 किलो की बुक है। कितने किलो की बुक है? 32 किलो की बुक है और ये संगीत से संबंधित है। इसके अलावा इनकी एक और बुक है नर्तन सर्वस्व, जो कि कथक पर लिखी पहली बुक है। ठीक है, कथक पर लिखी पहली बुक है नर्तन सर्वस्व। इनकी और भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे जोसेफ फरहद, जो कि उर्दू रचना है, बैरा गाड़िया राजकुमार, माया चक्र, रागरत्न मंजूषा। वैसे 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताल तोय निधि, नर्तन सर्वस्व और रागरत्न मंजूषा। ठीक है, क्या क्या? ताल तोय निधि, नर्तन सर्वस्व और रागरत्न मंजूषा। रत्न पूछा जाता है कि नर्तन सर्वस्व किस पर लिखी हुई बुक है, तो एक कथक पर आधारित बुक है। और किन की बुक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द छत्तीसगढ़, राजा चक्रधर सिंह, जो कि संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। कितना बढ़िया उपाधि मिला इन्हें, संगीत सम्राट। इनकी उपाधि से ही इनकी विशेषता बढ़ जाती है। और चूंकि एक राजा के बेटे थे उसके बावजूद इन्होंने नृत्य को इतना महत्व दिया, क्योंकि जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो नृत्य करना अच्छा नहीं समझते हैं, है ना। उसके बावजूद इन्होंने इस पर एक बुक भी लिख दिया, प्लस इसके लिए एक घराने की स्थापना कर दी और साथ ही एक महल भी स्थापना किया इन्होंने, बादल महल। और इनकी याद में ही इनके जो पिता थे राजा भूपदेव सिंह, उन्होंने 1985 से चक्रधर समारोह की शुरुआत की है, जो कि अब गवर्नमेंट करती है। और ये कब से शुरू होता है? गणेश चतुर्थी के दिन शुरू होता है और पूरे गणेश पक्ष में चलता है। ठीक है, तो आप सभी इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी के लिए मैं लेकर आई थी आज इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सके और इसका आनंद उठा सके। और साथ ही फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए और कुछ ऐसा फैक्ट जानने के लिए जिसे कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट भी करिए भाई। बिना कमेंट मतलब कमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आपकी रुचि है कि नहीं इसको पढ़ने में। मीन्स आप कमेंट इसलिए करिए जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। और कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। आपका सुझाव का स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।